नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कर्नाटका हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जुमेरात को कॉलेजों में हिजाब पहनकर क्लासों में दाखिला लेने की दरखास्त करने वालों को अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया और हिजाब तनाज़े पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। कर्नाटक के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक हमें लगता है कि अमन बहाल होना चाहिए। इस दौरान तालिबात को मजहबी लिबास पहनने पर इसरार नहीं करना चाहिए जो उनके लिए मुनासिब नहीं है। दरखास्त गुजारों के वकील देवदत्त कामत ने एतराज करते हुए कहा कि तलबा के हकूक को कम करने के मुतरादिफ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि चंद दिनों की बात है, अदालत से ताउन करें, हम केस की समाअत के दौरान तमाम मजहबी रसूमात को अपनाने से रोक देंगे। समाअत के दौरान जस्टिस अवस्थी ने वकील कामत की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि बेंच को लगता है कि मामला अब खत्म हो गया है, क्योंकि सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। सिंगल बेंच के जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में अहम आईनी उमूर शामिल हैं। अदालत में मामले की अगली समाअत पीर को होगी। कर्नाटक के हिजाब तनाज़े के सिलसिले में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके जल्द समाअत की अपील की गई। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली सैरकनी आईनी बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आज खुसूसी जिक्र के तहत इस मसले को बेहद ज़रूरी बताते हुए इसकी जल्द समाअत करने की अपील की। चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद कहा कि यह मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में समाअत के लिए ज़ेर फेरिस्त है। पहले वहां समाअत मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इस पर गौर किया जाएगा। सिब्बल ने फौरी समाअत की जरूरत बताते हुए दलील देते हुए कहा कि इम्तिहान होने वाले हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, लड़कियों पर पथराव हो रहे हैं, इस मसले पर फौरी तौर पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत से इस अर्जी को ज़ेर फेरिस्त करने की अपील करता हूं। चीफ जस्टिस के जरिए कर्नाटका हाई कोर्ट में समाअत का इंतजार करने के लिए कहने पर सिब्बल ने कहा कि अगर हाई कोर्ट आज हुक्म पास नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे खुद मुंतकिल करके समाअत कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम गौर करेंगे। तनाज़ा कर्नाटक में पिछले दिनों तब शुरू हुआ जब एक तालीमी इदारे में तालिबात को हिजाब उतार कर क्लास में आने के लिए कहा गया था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। तालिबात की जानिब से इस मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई। अर्जी गुजारों का कहना है कि हिजाब पहनना उनका आईनी हक है और इससे उन्हें नहीं रोका जा सकता। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बीच कर्नाटका के बीजेपी कायद ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर तनाज़ा खड़ा होना तय है। बीजेपी के सीनियर कायद S ईश्वरप्पा ने कहा कि भगवा झंडा मुस्तकबिल में कभी भी कौमी परचम बन सकता है। एक दिन भगवा लाल किले पर लहराएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा अभी मुल्क का कौमी परचम है, अभी हमें इसका एहतराम करना चाहिए। ये रियासती वजीर पंचायत भी हैं S ईश्वरप्पा। उनका कहना है कि सैकड़ों साल पहले श्री रामचंद्र और मारुति के रथों पर भगवा झंडे थे, उस वक्त मुल्क में कोई और झंडा नहीं था। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या तब हमारे मुल्क में तिरंगा झंडा था। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो तिरंगे को कौमी परचम का दर्जा दिया गया तो इसे एहतराम देना हर शहरी का फर्ज है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या लाल किले पर भगवा झंडा फहराया जा सकता है, इसके जवाब में बीजेपी कायद ने कहा कि आज नहीं, मुस्तकबिल में किसी दिन। आज पूरे मुल्क में हिंदू सोच और हिंदू मामलों को लेकर बहस हो रही है। एक ऐसा वक्त भी था कि जब हम कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो लोग हंसते थे। आज वो सपना सच हो गया है। ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಗ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಕಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷನೋ 200 ವರ್ಷನೋ 500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಗಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। इन सीटों पर जुमला 60% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69% शामली और सबसे कम 52% 52% गाजियाबाद जिले में वोटिंग हुई। वहीं अगर असेंबली की बात करें तो सबसे ज्यादा कैराना में
पोलिंग हुई। यहाँ 75.12% वोटिंग हुई। 11 जिलों में छुटपुट वाकयात के बीच 643 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इस बार कई जगह लोगों ने वोट डालते हुए अपने वीडियो शेयर किए। बागपत, छपरौली और आगरा की एक एतमादपुर की सीट पर वोट डालते हुए कई वोटर्स ने अपने वीडियो शेयर किए। इससे इंतखाबात की सीक्रेसी और हिफाजती इंतजामात पर सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा कई जगह लोगों ने अपनी मुखालिफत दर्ज करते हुए वोटिंग का बाइकआउट किया। कई जगह बीजेपी और समाजवादी पार्टी कारकुनों के बीच मारपीट के खबरें भी आई। साथ ही कई जगह ईवीएम के ठीक से ना चलने की शिकायतें भी मौसूल हुई। আস্তে আস্তে জানা যাও, আস্তে আস্তে জানা যাও। आराम से इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर में असेंबली इंतखाबात की तारीखें बदल दी है। यहां पहले मरहले की पोलिंग 27 फरवरी को होनी थी, अब ये 28 फरवरी को होगी। दूसरे फेज की वोटिंग 3 मार्च की जगह 5 मार्च को कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को एक बार फिर 3 तलाक कानून के हवाले से अपोजिशन को हदफ तनकीद और मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन को इस जुल्म से नजात दिलाने की वजह से वोटों के कुछ ठेकेदार मुस्लिम बेटियों के आगे बढ़ने के, उनकी तवक्कुआत में हायल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए उनकी हुकूमत मुस्लिम बहन बेटियों के साथ खड़ी है। मोदी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले वाली सीटों पर बीजेपी के इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए जुमेरात को सहारनपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वोटों के ठेकेदार मुस्लिम बहन बेटियों के हक और उनके आगे बढ़ने की तवक्कुआत को रोकने के लिए नए नए तरीके तलाश कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पर मुस्लिम खवातीन को गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि बीजेपी के लिए तरक्की में बेटियों की शिराकत अव्वलीन तरजीह है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा।
मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। हरिद्वार में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हरिद्वार में अपनी एक तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस आप लोगों की हुकूमत लाएगी, दिल्ली में वजीर आजम नहीं है, वहां राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। हमें गरीब आवाम की, किसानों की, छोटे कारोबारी और छोटे ताजिरों की और नौजवानों को रोजगार दिलवाने वाली हुकूमत चाहिए। अमूल जैसी दूध की संस्था खोलने की कोशिश की। अभी वो मुझे बता रहे थे कि 35 करोड़ रुपए उन्होंने इस संस्था के लिए यहां बजट में डलवाए थे। दूध की जो संस्था बननी थी जिससे हजारों किसानों को फायदा होता, सीधा उनके जेब में पैसा जाता, उसको भी बीजेपी ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उसको भी आप एक बार फिर यहां पे चालू करिए। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, ये मैं आपको नहीं कहूंगा। आप समझदार लोग हैं, मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं सच्चाई आपको जरूर बता सकता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 4 वायदे किए हैं। इन वायदों को हम पूरा करके दिखा देंगे। 4 धाम 4 काम। पहला काम, 4 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ कहा कि 2 करोड़ युवाओं को देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कैसे देंगे। मैं आज आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी 4 लाख युवाओं को काम कैसे देगी। सबसे पहले अमूल जी, लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के मुल्जिम और मरकजी वजीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज जमानत मिल गई है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेल दे दी है। हालांकि आशीष तमाम अमल पूरा होने के बाद लगभग 5 दिन बाद जेल से बाहर आ सकेगा। लखीमपुर खीरी में चौथे मरहले में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है, तब तक आशीष मिश्रा जेल से बाहर होगा। लेकिन आशीष मिश्रा को बेल अब सवालों में आ गई है। मामले को देख रहे भारतीय किसान यूनियन के किसान कायद बलजिंदर मान ने बताया कि आज सुनवाई के वक्त जब किसानों के वकील के बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन ही कट गया था। सुनवाई ऑनलाइन हुई है, इसलिए एक तरफा बात सुनकर बेल एप्लीकेशन मंजूर कर दी गई। मान का कहना है कि री हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है, अभी आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की दरखास्त जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूर होने के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं वजीर आजम से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई अखलाकियात बाकी हैं या नहीं। बिलासपुर में मुनक़िदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वजीर आजम मोदी के वजीर के बेटे ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने इस्तीफा दिया? हमारे वजीर आजम बहुत नेक हैं, सब यही कहते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? क्या उनकी मुल्क के तई कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए, चुनाव चल रहा है, आपके सामने आकर अनेक नेता, अनेक राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भाषण देने आते हैं, आपसे चर्चा करने आते हैं। आज यहाँ खड़े होकर मैं भी आपसे कुछ बातें करने आई हूँ।
लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से नौजवान कितने हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत सारे। अब आप में से वो हाथ ऊपर करिए जिनको पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है। एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या यह आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या यह आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकल रहे हैं? 5 सालों से सरकार में रहे हैं, आप जैसे तमाम बेरोजगार नौजवान देखिए चुनाव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को नैनीताल में मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मुल्क में 2018 से 2020 के दरमियान 26,000 लोगों ने खुदकुशी की है। हुकूमत ने पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ खुद किया है। वाज़ेह है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक वगैरह रियासतों के ज़मीनी इंतखाबात के नतीजों से पुरजोश कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के असेंबली इंतखाबात में भी महंगाई को हथियार बना रही है। सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार से सबक लेती है और इसका घमंड शिकस्त से टूटा है। उन्होंने इस मौके पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर मरकज की मोदी हुकूमत को घेरा और कहा कि मोदी हुकूमत में गैस सिलेंडर 1000 के पास, खुर्दनी तेल दाल 200 के पार और चाय पत्ती भी 400 रुपए किलो के पार हो गई है। 1000 रुपए तक की कीमत वाले कपड़े वो कौन खरीदता है? आप और मैं, मध्यम वर्ग के लोग खरीदेंगे। तो 1000 रुपए तक की कीमत का कपड़ा खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी टैक्स बढ़ाकर कर दिया 5% से 12%। यानी रुमाल खरीदो, तौलिया खरीदो, साड़ी खरीदो, टॉवल खरीदो, पैंट खरीदो, कमीज खरीदो, अब 5% से बढ़ाकर टैक्स है 12%। जब हमने विरोध किया तो बोले अच्छा 31 मार्च तक नहीं लेंगे। आप चालाकी देखिए, 31 मार्च के बाद फिर ले लेंगे। चुनाव खत्म, दोबारा कपड़े पर टैक्स। दूसरा, जूते और चप्पल। अगर 1000 रुपए तक का जूता चप्पल खरीदेंगे तो अब मोदी सरकार ने, भाजपा ने 5% से उस पर टैक्स बढ़ाकर 1 जनवरी से, वो तो कम भी मुलतवी भी नहीं किया, 12% कर दिया। तो 1000 रुपए तक का जूता कौन खरीदेगा? तो गरीब खरीदेगा, साधारण व्यक्ति खरीदेगा। आजकल कोरोना में दुकानें बीच में बंद रही तो बहुत सारे बच्चे, हमारे बेटा बेटी, नौजवान आपके भी हैं, एक नौजवान बेटियां हमारे सामने बैठी हैं, ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि हाँ भाई ये हम फलां खाना जो है वो घर पे डिलीवर हो जाए। इस पर टैक्स नहीं था। मोदी जी ने कहा इन बच्चे अगर खाना ऑर्डर करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगाओ, 5% उन पे भी लगा दिया। 1 जनवरी से लागू है। जितनी हमारी पार्ले का बिस्कुट है, ब्रिटानिया का है, कोई साबुन है, कोई और वॉशिंग मशीन है, कोई एसी फ्रिज है, सबकी कीमतें अब 10% और बढ़ाने का निर्णय ले लिया, जिन्हें एफएमसीजी गुड्स कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। 10% इजाफा। अब अगर आप एटीएम से खुद का पैसा निकालेंगे या जमा कराएंगे तो अब उस पे भाजपा टैक्स या मोदी टैक्स देना पड़ेगा। 3 ट्रांजैक्शंस के बाद 21 रुपया लगेगा। 100 रुपया निकलवाओ, उस पे 21 रुपया बीजेपी को दो और मोदी जी को दो। ये नया कानून उन्होंने 1 जनवरी से। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज दो टोक अल्फाज में कहा कि कांग्रेस के बगैर मुल्क में अपोजिशन की बात करना मुमकिन नहीं है। तेजस्वी यादव ने जुमेरात को राष्ट्रीय जनता दल की कौमी मजलिस अमला की मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के बगैर मुल्क में अपोजिशन मुमकिन नहीं है। उनकी पार्टी आरजेडी कौमी मामलों पर मरकज में कांग्रेस के साथ है और बिहार में भी कांग्रेस को साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर इख्तिदार में आना है तो उसे इलाकाई पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क में निजी खपत और राब्ता खिदमात
कि कोरोना वबा के पहले की सतह से नीचे रहने के बावजूद ओमिक्रॉन इन्फेक्शन का असर हस्बे तवक्को महदूद रहने, दही और शहरी मांग में बेहतरी आने और बजट में सरमाया अखराजात में इजाफे की तवज्जो से अवामी बुनियादी ढांचे को फरोग देने के ऐलानात की बदौलत आइंदा माली साल में हकीकी मजमूई पैदावार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP तरक्की की शरह के 7.8% पर रहने का अंदाजा लगाया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आखिरी दोमाही जायजा मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने इस मीटिंग की सदारत की थी। उन्होंने कहा कि घरेलू इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली वसी बुनियादों पर होना बाकी है क्योंकि निजी खपत और राब्ता खिदमात कोरोना वबा से पहले की सतह से नीचे हैं। ताहम रबी की फसलों की अच्छी पैदावार और ज़राअत के शोबे और दही मांग के लिए ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मीशत की बहाली पर कोरोना वबा की तीसरी लहर के असरात पहले के मुकाबले में महदूद रहने का इम्कान है। राब्ता खिदमत और शहरी तलब में भी बेहतरी की तवक्को है। Prevalence to the overall global outlook. Notwithstanding a highly transmissible third wave driven by the Omicron variant of COVID-19, India is charting a different course of recovery from the rest of the world. India is poised to grow at the fastest pace year on year among the major economies, according to the projections made by the International Monetary Fund, that is the IMF. This recovery is supported by large-scale vaccination and sustained fiscal and monetary support. Once again, frontline warriors have admirably risen to the call of duty. As we gain valuable experience from repeated waves of the pandemic, our response and our overall responses are also becoming nuanced and calibrated. Protecting life is paramount, and protecting livelihood is rising in the hierarchy of priorities. The focus is on securing the economic and financial conditions of the vulnerable, the wage earners, and all those who have been affected. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रुपये की हद अब 1 लाख रुपए कर दी है। अभी तक ये 10,000 रुपए थी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास के बाद कहा कि इसे कई सारे इस्तेमाल के लिए भी मंजूरी दी गई है। ई-रुपये के लिए बेनिफिशियरी का बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। इसका इस्तेमाल एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। ई-रुपये को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर मबनी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। डिजिटल करेंसी के तौर पर हिंदुस्तान का यह पहला कदम था। इसके जरिए आप SMS या फिर एक QR कोड के जरिए पैसा ले सकते हैं। ये एक तरह से गिफ्ट वाउचर की तरह काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मध्य प्रदेश के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को उनके ओहदे पर 8 साल बाद फिर से बहाल करने का हुक्म दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोई की बेंच ने खातून जुडिशियल ऑफिसर को अपने ओहदे पर बहाल करने का आज हुक्म पास किया। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा कि खातून जुडिशियल ऑफिसर का इस्तीफा रज़ाकाराना नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे पर तैनात खातून अफसर ने हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि उनसे बदला लेने के लिए ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। इस वजह से उन्होंने जुलाई 2014 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि अगले माली साल का मरकजी बजट सिर्फ सरमायादारों और अमीरों के लिए है और इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की छाया वर्मा ने ऐवान में मरकजी बजट 2022-23 पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में ऐसे इल्तिजाम किए गए हैं जिससे अमीर गरीब तर होते जाएंगे। देश को आजादी दिलाने में कितनी यातना झेलनी पड़ी, कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अत्याचार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सहना पड़ा, वो आप उनके परिवार को जाके पूछिए कि कैसे उन्होंने यातना झेली है। आप तो उन नखून कटाने वालों में भी नहीं है, आप क्या जानेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, तो मुझे सुनने का मौका मिला। सदन से नहीं बल्कि बाहर बैठ के मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ तो मुंबई से ट्रेन में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मजदूर लोगों को ट्रेन और बस में बिठा के उनके गंतव्य तक पहुंचाया, इसलिए कोरोना हुआ।
माननीय सभापति महोदय, आप बताइए कि लॉकडाउन के समय कौन सी ट्रेन चल रही थी और कौन सी बस चल रही थी? इतना असत्य बात महामहिम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता, इतना गलत बात बोलना। और कोरोना कैसे बढ़ा? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई ज़मीन की वाज़ेह हदबंदी मुतालिका इलाकों की सलामती और तरक्की के लिए अहम है। राजनाथ सिंह ने जुमेरात को एक तकरीब में महकमे दिफा के 17 लाख एकड़ अराजी का सर्वे करने वाले डिफेंस स्टेट ऑफिस के मुलाजिमीन को अवार्ड पेश करते हुए बात कही। उन्होंने 38 डिफेंस स्टेट ऑफिस और 4 असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिस के 11 अफसरान और 24 एहलकारों को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर दिफा ने डिफेंस स्टेट्स के एहलकारों की सताइश की और कहा कि उन्होंने गैर आबादी वाले और दूर दराज इलाकों में मौसम की खराब सूरत हाल और कोरोना वबा के खतरे के बावजूद ये काम अंजाम दिया। इसके बाद गौरव एवं श्री सौरभ मिश्र SDO 1 उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर CO2 माननीय रक्षा मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु श्री विकास सरकार की धर्म पत्नी को प्रदान करें। उत्कृष्ट योगदान हेतु सर्वेक्षण के कार्य में माननीय मंत्री जी रक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कृत होते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। उत्कृष्ट योगदान हेतु माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत बी कार्तिकेयन, इन्होंने वुड ब्लेयर की दुर्गम क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 25,16,000 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 13,150 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 40,45,50,122 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 57,98,707 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 74,29,00,000 अफराद का इलाज जारी है। माफ कीजिएगा, 7,42,90,801 अफराद का इलाज जारी है। मुल्क में हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस की सुस्त रफ्तारी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 67,084 नए केसेस सामने आए, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,24,78,060 हो गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,67,882 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 1441 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मुल्क में मरने वालों की मजमूई तादाद 5,06,520 हो गई। अमेरिका के न्यू जर्सी से लंदन आ रही यूनाइटेड एयरलाइंस की ओवरनाइट फ्लाइट में एक खातून से रेप हुआ। यह वाकया 31 जनवरी का है, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी अब दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेप का मुल्जिम और विक्टिम दोनों ही उस फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। इस दौरान रात में मुल्जिम ने खातून के साथ जबरन ताल्लुकात बनाए। खातून की शिकायत पर मुल्जिम को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि शुरुआती पूछताछ के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 जनवरी को यूनाइटेड एयरलाइंस की एक ओवरनाइट फ्लाइट ने न्यू जर्सी से टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट की बिजनेस क्लास में 40 साल की एक ब्रिटिश खातून भी सफर कर रही थी। रात में उसने बिजनेस क्लास में ही अकेली सफर कर रही खातून से रेप किया। इस दौरान बाकी पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। खातून ने इस वाकये की जानकारी फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को दी। क्रू ने पुलिस से राब्ता किया और उन्हें पूरे वाकये की तफसीलात बताई। इसके बाद जैसे ही फ्लाइट ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तो मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद उससे शुरुआती पूछताछ की और फ्लाइट में जाकर सबूत जुटाए। बाद में मुल्जिम को जांच जारी रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया गया। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस वाकये की तस्दीक की है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में तेजी से जांच की जा रही है। खातून की मेडिकल जांच भी कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून और मुल्जिम एक दूसरे को नहीं जानते थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।